संतुलन के सामान्य प्रतिबंध पार्ट 1 हम पहले ही देख चुके हैं। अगर वो आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, जिससे ये पार्ट 2 आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मैं एसपी सैनी, आपका हमारे इस चैनल पे स्वागत है। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। तो पहले मैं बता दूं कि जो आपने पहले पढ़ा है उसकी थोड़ी सी जानकारी दे दूं, जिससे ये पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो कोई भी क्षण किसी तल में संतुलित तभी रह सकती है, यानी चिकने तल में संतुलित तभी रह सकती है जब इसके सिरों पर नॉर्मल रिएक्शन और इसकी भार की क्रिया रेखा एक ही पॉइंट पे काटे। अगर एक ही पॉइंट पे काटती है नॉर्मल रिएक्शन आर और एस और इसके भार की क्रिया रेखा क्षण की, अगर एक ही पॉइंट पे काटती तब तो ये संतुलित रह सकती है, अदरवाइज ये क्षण संतुलित नहीं रह सकती। एक बात और, अगर तल चिकना होता है तो इस पे जो नॉर्मल रिएक्शन होती है उस तल पे अगर हम स्पर्शी खींचे, टेंजेंट खींचे, तो इसके लंबवत कार्य करती है। चिकने तल पर जैसे मान लीजिए ये ऊर्ध्वाधर तल है और इस पे क्षण कोई है, तो इस पे जो नॉर्मल रिएक्शन होगी वो हमेशा नॉर्मल रिएक्शन कार्य करती है। अगर ये तल जो कैसा है, चिकना है, ठीक है, चिकना है, और यहाँ पर देखिए अगर चिकना है तो इस पे भी नॉर्मल रिएक्शन कार्य करेगी। ठीक, संतुलन के लिए जरूरी है कि नॉर्मल रिएक्शन और भार की क्रिया रेखा या तो एक पॉइंट पे काटनी चाहिए, अगर एक पॉइंट पे नहीं काट रही है तो समांतर होनी चाहिए। अगर एक ही पॉइंट पे काटते हैं तो हम लामी पिरमें लगाते हैं। कौन सी पिरमें? लामी पिरमें, ठीक है। और अगर समांतर होती है तो हम इन बलों को वियोजित करते हैं या बल त्रिभुज का नियम लगाते हैं। क्या? प्रत्येक बल जो होता है शेष दो बलों की बीच की दूरी के अनुपात में होता है, ये वाला नियम लगाते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं वो है, इसमें क्या होगा, जो क्षण होगी वो किसी कब्जे से यानी किसी पॉइंट से स्थिर होगी। अगर कोई पॉइंट से स्थिर है तो उसकी जो प्रतिक्रिया होती है ना तो क्षैतिज कार्य करती है और ना ही ऊर्ध्वाधर कार्य करती है, ठीक है। ना तो क्षैतिज कार्य करती है और ना ही ऊर्ध्वाधर कार्य करती है, तो कैसे कार्य करेगी? इसकी जो प्रतिक्रिया होगी वो दो कंडीशन होंगी, या तो पहली दो प्रतिक्रियाएं यानी दो बल जहां पर काट रहे होंगे वहां से होके जाएगी, नंबर एक, या तो ऐसा होगा कि उस पे जो प्रतिक्रिया होगी वो ना तो क्षैतिज होगी ना ही ऊर्ध्वाधर होगी, यानी किसी एंगल पे लगी होगी ऐसे करके। और जब ऐसी कंडीशन होगी तो हम इस प्रतिक्रिया का क्षैतिज वियोजित भाग x मान लेंगे और ऊर्ध्वाधर वियोजित भाग y निकाल लेंगे। अगर हमें r निकालना होगा तो हम r निकालने के लिए पहले x और y निकालेंगे, यानी क्षैतिज वियोजित भाग निकालेंगे और ऊर्ध्वाधर वियोजित भाग निकालेंगे। इसके बाद x² प्लस y² की हेल्प से हम ये जो प्रतिक्रिया निकाल लेंगे। और ऐसी प्रतिक्रिया कब होगी? जब क्षण एक या एक से अधिक बिंदुओं पर प्रतिबंधित होगी। अब यहाँ पे मैंने बोला प्रतिबंधित, तो प्रतिबंधित का क्या मतलब होता है पहले ये समझ लेते हैं। देखिए, कोई भी पिंड प्रतिबंधित तब कहलाता है जब वो पिंड एक या एक से अधिक बिंदुओं के प्रति स्थिर हो। अगर कोई पिंड एक या एक से अधिक बिंदुओं पर स्थिर होता है तो उस पिंड को हम प्रतिबंधित पिंड कहते हैं, यानी कॉन्स्टेंट बॉडीज कहते हैं। अब देखिए इसमें कंडीशन 3 होंगी। अगर कोई पिंड एक बिंदु पर स्थिर है तो वो अगर कोई पिंड एक बिंदु पर स्थित है तो वो पूरा पिंड उस बिंदु के परितः स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकता है, दाईं ओर या बाईं ओर, यानी वामावर्त ओर या दक्षिणावर्त ओर। अब अगर कोई पिंड दो बिंदुओं के परितः स्थिर है, यानी कोई दो पॉइंट है उनके परितः स्थिर है, तो क्या होगा, इन दोनों को जो मिलाने वाली रेखा होगी वो भी क्या हो जाएगी? स्थिर हो जाएगी। जैसे मान लीजिए ए और बी पर स्थिर है तो ए बी को मिलाने वाली जो रेखा होगी वो भी स्थिर हो जाएगी। इस केस में ये पिंड जो है इस रेखा के परितः बाईं ओर या दाईं ओर बड़ी आसानी से घूम सकता है। जैसे घरों का जो दरवाजा होता है उसमें दो कब्जे होते हैं और कब्जे को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो स्थिर हो जाती है और उस रेखा के परितः दरवाजा आसानी से घूम जाता है। अब यदि किसी बॉडी में 3 पॉइंट पर स्थिर है, यानी कोई भी बॉडी है वो 3 पॉइंट पर स्थिर है और वो जो 3 पॉइंट है वो स्थिर यानी संरेख नहीं है, यानी अलग अलग है, ऐसी स्थिति में क्या होता है, इन बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा है वो भी स्थिर हो जाती है और स्थिर 3 रेखाएं स्थिर होने की वजह से वो पूरी बॉडी जो है वो स्थिर हो जाती है, यानी कांस्टेंट हो जाती है। अब इस पर आधारित हम क्वेश्चन आपको कराते हैं। लीजिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। W भार की एक समांग छड़, समांग छड़ से मतलब है उसका भार जो है वो मध्य में कार्य करता है, यानी उसका जो गुरुत्व केंद्र है वो छड़ के मध्य बिंदु में है। एक सिरा किसी कब्जे से लगा हुआ। अब देखिए कब्जा आ गया, तुरंत कब्जा आते ही आप समझ जाइए कि इस पे जो रिएक्शन होगी वो नॉर्मल रिएक्शन नहीं होगी।
तथा दूसरे सिरे से बंधी हुई डोर उसे साधे हुए है। यानी कि इस तरह से है, देखिए इस तरह की कोई एक छड़ है, ऐसे मान लीजिए ये कुछ भी हो सकती है छड़, इसका कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। मान लीजिए मैं इसको ए भी दे देता हूँ, या आप जो भी नाम देना चाहें इसको आप नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी इसको हमने नाम दे दिया। डब्लू भार की एक समांग छड़, जो कि समांग छड़ है तो इसका जो भार होगा वो बिल्कुल मध्य में कार्य करेगा, ऐसे करके घुट केंद्र पे कार्य करेगा डब्लू भार की एक समांग छड़ किसी कब्जे से लगा हुआ। अब यहाँ पे कब्जे पर नॉर्मल इस पर रिएक्शन कार्य करेगी, लेकिन रिएक्शन कहाँ कार्य करेगी, जहां पर शेष दो प्रतिक्रियाएं काटेंगी उस पॉइंट से होके जाएगी या किसी एंगल से होके जाएगी, ये पता चलेगा हमें पूरा क्वेश्चन पढ़ने पर। दूसरे सिरे से बंधी हुई डोरी उसे साधे हुए। अब इस सिरे से क्या एक डोरी बंधी हुई है जो इसको साधे हुए, ये डोरी जो है इस तरह से बंधी हुई है, ठीक है। यदि छड़ और डोरी क्षैतिज से एक ही कोण बनाते हैं, अब क्या कर रहा है इसमें कि छड़ और जो ये वाली डोरी है दोनों क्षैतिज से एक ही कोण बना रहे हैं। ये एसी क्या है, क्षैतिज है, ठीक है। छड़ और डोरी क्षैतिज से एक ही कोण थीटा बनाते हैं, तो सिद्ध करो कब्जे की प्रतिक्रिया। अब हमें इस कब्जे में प्रतिक्रिया निकालनी है। अब चूंकि डोरी है तो इसमें तनाव होगा तो इसकी रिएक्शन जो ऐसे जाएगी पीछे की ओर, तो इस केस में जो इस पर प्रतिक्रिया कार्य करेगी, इसकी जो क्रिया रेखा होगी वो इसी पॉइंट से होके जाएगी यहाँ पे, ऐसे, ठीक है। यहाँ पे प्रतिक्रिया होके जाएगी आर। तो आर हमें निकालना, तो देखिए आर निकालने के लिए अब चूंकि कब्जा जो है ए पे लगा है, अब ए के परितः ये स्वतंत्रतापूर्वक घूम सकती है। अगर हम ए के परितः आघूर्ण लेंगे तो आर गायब हो जाएगा, जो कि हमें निकालना। तो इसका मतलब यहाँ पे आघूर्ण का सिद्धांत तो लगा नहीं सकते, यानी ए के परितः हम आघूर्ण तो ले नहीं सकते, क्योंकि जो चीज हमें निकालनी है उसके परितः अगर हम आघूर्ण लेंगे तो वो चीज रिमूव हो जाएगी। तो अब क्या करें, तो कुछ और जुगाड़ लगाएं। जुगाड़ क्या लगा सकते हैं, अब देखो यहाँ पर इसकी प्रतिक्रिया आर, तनाव टी और भार की क्रिया रेखा डब्लू एक ही पॉइंट पे काट रहे हैं, यानी कि ये जो छड़ है वो संतुलन अवस्था में है। जब संतुलन अवस्था में हम ओ पर लामी प्रमेय लगा सकते हैं। लामी प्रमेय के लिए हमें चाहिए एंगल। अब पहले एंगल देखिए, यहाँ पर इसे मैं ऊपर को बढ़ा दूं, ये थीटा है, ये कैसा है 90 हो गया, तो ये एंगल तो हमें मालूम हो गया 90 माइनस थीटा। लेकिन हमें ये एंगल और चाहिए, जब तक ये एंगल नहीं पता चलेगा हम ओ पर लामी प्रमेय नहीं लगा सकते। तो इस एंगल को निकालने के लिए हम त्रिभुज ए बी इसे नाम दे देते हैं ओ। ए बी ओ में एम एन प्रमेय लगाएंगे, क्योंकि ये छड़ कैसी है, समांग छड़ है। तो अगर इसकी लंबाई 2 है तो ये ए है, तो ये भी ए हो जाएगा। और यहाँ पे जो ये एंगल है, यहाँ पर देखिए ये 90 है, ये वाला हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल हो जाएगा 180 में से 90 माइनस थीटा माइनस कर देंगे, 90 प्लस थीटा, ठीक है। और हमें ये वाला फाई निकालना, तो यहाँ पे एम एन प्रमेय लगा देंगे। कैसे, ए जी लिखेंगे प्लस जी बी लिखेंगे, और इनटू में क्या लिखा जाता है, एम एन प्रमेय लगाएंगे कोट ये वाला एंगल, कितना एंगल है 90 प्लस थीटा, ठीक है। उसके बाद लेफ्ट में क्या लिखा जाएंगे, जी बी लिखेंगे, और उसके सामने का कोण है कोट 90 माइनस थीटा। अब माइनस करके ए जी लगाएंगे, उसके सामने का कोण लगाएंगे, उसके सामने का कोण कितना है 5। अब देखिए ए जी प्लस जी बी 2a, अगर छड़ इसकी लंबाई 2a है तो ये हो जाएगा 2a, कोट 90 प्लस थीटा होता है माइनस के tan थीटा, ये माइनस का हो जाएगा। जी भी कितना है a, कोट 90 माइनस थीटा हो जाएगा tan थीटा। तो ए जी की जगह हम क्या लगा देंगे, ए जी की लगा देंगे a और कोट 5। अब देखिए ए दोनों तरफ से कॉमन लेके कट जाएगा, ये इधर लेके जाएंगे तो कोट 5 बराबर हो जाएगा 3 tan थीटा, ये आ जाएगा। तो यहाँ से हम जो है tan फाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो tan फाई की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, tan फाई पलट दें इसको, ये पलट दिया हमने, तो जब ये पलटेंगे तो 1/3 कोट थीटा, ये हो जाएगी। देखिए ये इधर जाएगा tan फाई और इधर जाएगा कोट थीटा, ये इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। अब देखिए हमें ये एंगल निकल चुका फाई, जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी वो हम यहाँ से ले लेंगे। अब हम ओ पर लामी प्रमेय लगा दें, ओ पर लामी प्रमेय लगाएंगे तो हमें जो निकालना आर निकालना, तो जब आर हमें निकालना तो आर लेंगे, उसके सामने जो शेष दो बल है, शेष दो बल कौन से, टी और डब्लू, टी और डब्लू, डब्लू ऊर्ध्वाधर है, ये थीटा, तो 180 में से थीटा माइनस कर देंगे। देखिए ये थीटा है यहाँ पे, इधर हो जाएगा पाई माइनस के थीटा, यानी कि साइन पाई माइनस थीटा। दूसरा हमें आर निकालना। अब दूसरा हमें टी का, देखिए टी की तो हमें जरूरत नहीं, क्योंकि टी ना तो क्वेश्चन में
दिया ना ही हमें, तो डब्लू वाला ले लेते हैं हम, डब्लू और उसके सामने का कोण कितना है देखिए 90 माइनस थीटा ये फाई ये, तो कितना हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा प्लस के फाई। बस अब हमें क्या करना है, इसको सोल्व कर लेना और हमारा आंसर आ जाएगा। तो अच्छा यहाँ पे 90 माइनस थीटा था, तो ये एंगल हो जाएगा 180 में से 90 माइनस थीटा माइनस करेंगे तो 90 प्लस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब इसे सोल्व कर लेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। तो मैंने देखिए इसका सोल्व किया है जिससे आपको अच्छे समझ में आ जाए। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल चित्र थोड़ा सा बिल्कुल साफ सा बना दिया है। तो सबसे पहले देखिए AOC में त्रिकोणमिति MN परिमेय हमने लगाने के बाद देखिए यहाँ पे ये कंडीशन आ गई, tan फाई का मान आ गया 1/3 कोट थीटा, जैसा कि मैंने अभी आपको निकाल के दिखाया था। ठीक है, अब क्या करना, हमें बिंदु O पर लामी परिमेय लगानी है। तो बिंदु O पर लामी परिमेय लगाने के लिए हमें चाहिए बल कौन सा, प्रतिक्रिया R, और उसके देखिए सामने का कोण कितना हो जाएगा 90 प्लस थीटा। 180 में से 90 माइनस थीटा माइनस करेंगे तो 90 प्लस थीटा, और W के सामने वाला कोण कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा प्लस के 5। अब देखिए हमने इसमें क्या है MN परिमेय लगा दी, इसमें देखिए ये आ गए। अब यहाँ पे हमने क्या करा, इसमें बिंदु O पर MN परिमेय लगा दी। जब बिंदु O पर लामी परिमेय लगा दी, लामी परिमेय कैसे लगाएंगे, R उसके देखिए सामने का कोण, R के सामने का कोण कितना 90 प्लस थीटा, W उसके सामने का कोण T और उसके सामने का कोण, पहला और दूसरा बराबर कर दो, T वाले को छोड़ दो, कोस इधर पहुंच जाएगा, कोस थीटा। अब यहाँ पे कोस A माइनस बी का फॉर्मूला खोल दिया, कोस A कोस B प्लस साइन A साइन B, कोस थीटा कोस फाई यहाँ से कॉमन ले लिया, देखिए कोस फाई से कोस फाई यहाँ कैंसिल कर दिया, कोस थीटा ऊपर जाके सेक थीटा हो जाएगा। यहाँ पे tan फाई की वैल्यू हम यहाँ से रख देंगे, कहाँ से, यहाँ से tan फाई की वैल्यू समीकरण 1 से यहाँ रखेंगे। देखिए tan से कोट यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा। अब कैंसिल होने के बाद अब इससे आगे हम कर देते हैं, देखिए इसे थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने वो बिटान दिया है। अब हमने इसको सॉल्व किया, देखिए सेक को हम ले सकते हैं √1 प्लस के tan स्क्वायर फाई, tan से कोट कटने के बाद कितना रह जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 1/3 tan फाई की फिर वैल्यू हमने ये वाली वैल्यू समीकरण 1 से tan फाई की वैल्यू फिर उठा कर रख दी 1/9 कोट स्क्वायर फाई, स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा। इसको सोल्व किया हमने, ये आंसर हमारा आ गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन फर्स्ट जो है हो गया। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन को पहले देखिए वही बात है, पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो समझ लो सोल्व हम कर देंगे। अब आप ये सोच रहे होगा कि सर इतना लंबा क्वेश्चन TJT में कैसे आएंगे इतने लंबे लंबे क्वेश्चन। तो आपको बता दें, देखिए TJT में लंबे लंबे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। अगर आपने अच्छे से कर रखा है तो कुछ क्वेश्चन एज इट इज आ जाते हैं, आप डायरेक्ट टिक कर सकते हैं। दूसरी बात, छोटी सी भी बात पूछता है तो उसका जवाब आप तभी दे पाओगे जब आपने वो चैप्टर अच्छे से, यानी बड़े बड़े क्वेश्चन भी आपने अच्छे से कर रखे हैं। तो छोटा मोटा क्वेश्चन अगर आता है तो उसे आप डायरेक्ट टिक कर सकते हो। आप सोचो कि छोटे मोटे क्वेश्चन करके ही हम सीधे TJT के एग्जाम देने पहुंच जाएं और वो क्वेश्चन हो जाएं, तो ये जरूरी नहीं है। इसलिए आपको चैप्टर बहुत अच्छे से, यानी कि बड़े हों या छोटे हों, सभी क्वेश्चन को अच्छे से करना पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप उसमें बिल्कुल सटीक पे टिक कर पाओगे। तो अब देखिए नेक्स्ट जो है क्वेश्चन 2 आपकी स्क्रीन पे है। आप देखो इसको कैसे करना है। तो पहले इसको समझते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें बस वही ध्यान रखना जो बातें मैंने बताई हैं कि अगर चिकना समतल है उस पर कोई पिंड रखा तो नॉर्मल रिएक्शन कार्य करती है, और अगर कब्जा है तो उस पर जो नॉर्मल रिएक्शन होगी वो ना तो क्षैतिज होगी ना ही ऊर्ध्वाधर होगी, वो क्षैतिज से किसी कोण पे कार्य करेगी या उस पॉइंट से होकर जाएगी जहां से शेष 2 बल की क्रिया रेखाएं एक दूसरे को काट रही होंगी। तो यहाँ पर देखिए क्या 15 सेंटीमीटर लंबी 1 किलोग्राम भार की एक सवत्र क्षण BC है। तो यहाँ पे एक सवत्र क्षण BC है, ऐसे करके ये B मान लो और इसको मान लो C। ठीक है, 1 किलोग्राम भार की सवत्र क्षण BC है। अब इसका जो वेट है वो कितना है 1 किलोग्राम। तो वेट बाहर उधर W = 1 kg। ठीक है, ये इसको क्रिया रेखा को हम ऊपर बढ़ा देते हैं। BC है, बिंदु B के परितः घूम सकती है, यानी B पे जो कब्जा लगा हुआ है। ठीक है, B से होती हुई एक क्षैतिज रेखा, लो जी क्षैतिज रेखा हमने ये बना दी, रेखा के बिंदु A से जिसपे 20 सेंटीमीटर लंबी डोरी का एक सिरा बंधा हुआ है। अब डोरी बंधी हुई है, डोरी CA छड़ को संभालती है। अब ये वाली जो डोरी है इस छड़ CA को संभालती है, ऐसे करके ये डोरी है तो इसमें तनाव होगा, और इसकी जो लंबाई है डोरी की वो कितनी है 20 सेंटीमीटर, और ये कितनी थी 15 सेंटीमीटर। अब चूंकि ये समान छड़ है तो इसका भार मध्य में कार्य करेगा BC का। अब ये हमें दे रखी है AB कितनी 25 सेंटीमीटर। अब देखिए ध्यान देने वाली बात ये है कि ये 15 सेंटीमीटर है, ये 20 सेंटीमीटर है और ये 25 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब क्या है, देखिए सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग है छोटी 2 भुजाओं के वर्गों के जोड़ के बराबर बैठेगा। तो इसका मतलब त्रिभुज ABC जो हो गया वो समकोण हो गया। समकोण हो गया तो 25 के सामने वाला जो हो गया वो 90 अंश का हो गया।
ठीक, जब ये 90 अंश का हो गया, इसको हम थोड़ी देर के लिए थीटा मान लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए दूसरी बात, हमें जो टी निकालना है, तो टी की जो क्रिया रेखा को अगर हम ये आगे की ओर बढ़ा दें ऐसे करके, और भार को थोड़ा सा और नीचे करा ले कर दें, भार हो गया यहाँ पे डब्ल्यू बराबर 1 kg, और ये तनाव हो गया टी। तो संतुलन के लिए क्या जरूरी है कि इस कब्जे की जो प्रतिक्रिया वो भी यहीं से होके जानी चाहिए ऐसे। तो ये प्रतिक्रिया हो गई आर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें जो निकालना, तनाव निकालना, जब तनाव निकालना है तो आर तो निकालना नहीं, तो इसका मतलब अब हम बी के परितः आघूर्ण ले सकते हैं, क्योंकि बी के परितः ये छड़ जो है वो स्थिर कर दी गई है, कांस्टेंट कर दी गई है, तो हम बी के परितः आघूर्ण ले सकते हैं। तो जब हम बी के परितः आघूर्ण लेंगे तो हमें चाहिए बल, बल कितना है टी, देखिए, और इसकी चाहिए लंबवत दूरी, लंबवत दूरी कौन सी हो जाएगी बीसी, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बनना बीसी। दूसरा बल चाहिए 1 किलोग्राम का बल है, इसकी लंबवत दूरी हो जाएगी ये वाली, बी से यहाँ तक की, ये नाम दे दो इसे ए बी सी, ऐसे डी दे दी, यानी बी डी। लो जी, ये हो गया क्वेश्चन। टी हमें निकालना, इसको छूना नहीं, बी सी हमें मालूम है कितना है 15 है। अब हमें बी डी चाहिए, बी डी देखिए इस वाले त्रिभुज से निकाल लेंगे, इस वाले छोटे वाले त्रिभुज से, बी डी जी से, ये हो जाएगा 90 अंश का है, ऊर्ध्वाधर है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण से निकालेंगे तो ये हो जाएगा बी जी कोस थीटा। ठीक है, तो टी इंटू 15 ऐसे रहेगा, बीजी के स्थान पे हम लिखेंगे 15/2, और यहाँ कैंसिल हो जाएगा। आप देखिए कोस थीटा और निकालना, कोस थीटा देखिए इस वाले त्रिभुज में ए बी सी में, ए बी सी में ये 90 अंश है, तो कोस थीटा ये आधार हो जाएगा बी सी, आधार बटे कर्ण, यानी कि कोस के जगह लिख सकते हैं हम आधार बटे कर्ण है बी सी बटे ए बी। ठीक है, अब देखिए आंसर आपका आ जाएगा टी, ये हो गया 1/2, यहाँ हो गया, बी सी कितना है हमारे पास, बी सी है 15, और ए बी कितना 25, 5 तिया 15, 5 पंजे 25, तो 3/10 किलोग्राम भार, ये हो गया डोरी में तनाव। तो चलिए इसके सॉल्यूशन को मैं साफ साफ दिखा देता हूँ जिससे आप अच्छे से कर लें। तो बिल्कुल देखिए वही मैंने पूरा यहाँ पे कर दिया है, पहले हमने समझा दिया, ये इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब हम इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो पहले क्वेश्चन नंबर 3 क्या, पहले हम देखिए उसको समझेंगे अच्छे से, पढ़ेंगे और फिर उसका जवाब देंगे। लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्या है क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को बारीकी से समझना पड़ेगा, बारीकी से। किसी फाटक के कब्जे के बीच की दूरी जो है वो 4 डेसीमीटर, लो जी, किसी फाटक के कब्जे के बीच की दूरी 4 डेसीमीटर, यानी कि इस तरह का फाटक है, ये फाटक है। ठीक है, यहाँ इस पे कब्जे लगे हुए हैं, ये ए और बी मान लीजिए, आप कुछ भी मान सकते हैं, इनकी जो बीच की दूरी है वो 4 डेसीमीटर है। ठीक है, एक फाटक के कब्जे के बीच की दूरी 4 डेसीमीटर, फाटक 60 डेसीमीटर चौड़ा है, इसकी जो चौड़ाई है वो 60 डेसीमीटर है। अब देखिए आप सोच रहे हो कि ये क्यों नहीं लिया हमने, भाई ये ऊंचाई होगी फाटक की, ठीक है, चौड़ाई नहीं हो, चौड़ाई सही लेंगे। 60 डेसीमीटर है और इसका जो वेट है वो 500 ग्राम है। तो वेट चूंकि आयताकार है तो इसका जो भार होता है हम जानते हैं विकर्णों के कटान बिंदु पे कार्य करता है, यानी यहाँ पे कार्य करेगा जी। कितना है इसका वेट, 500 किलोग्राम। ठीक है, 500 किलोग्राम का ऊपर वाले कब्जे पर कितना खिंचाव पड़ेगा, यह मान लो कि सारा भार नीचे वाले कब्जे पर पड़ता है। तो अब जरा ध्यान देंगे, इस लाइन को जरा समझेंगे, ये लाइन समझने वाली है। यहाँ पे कहा कि ऊपर वाले कब्जे पर कितना खिंचाव पड़ेगा, मान लो कि सारा भार नीचे वाले कब्जे पे पड़ता है। जब पूरा भार नीचे वाले कब्जे पे पड़ेंगे तो ऊपर वाला कब्जा जो होगा वो स्वतंत्र हो जाएगा, यानी फ्री हो जाएगा। जब फ्री हो जाएगा तो इस पे जो है नॉर्मल रिएक्शन कार्य करेगी। देखिए काम भी ध्यान देने वाली बात है। आप कहोगे कि सर आपने बताया था अभी कि कब्जे पे जो प्रतिक्रिया होती है ना तो क्षैतिज होती है ना ऊर्ध्वाधर होती है, लेकिन ऐसा तब होता है जब जो भी उससे कब्जे से रुके हुए, जब पूरा दोनों पर ही उसका भार लगा हो, और किसी एक कब्जे पे लग रहा है और दूसरा स्वतंत्र हो गया तो उस पर नॉर्मल रिएक्शन करेगी, यानी कि ऐसे कार्य करेगी। अब देखिए तो नीचे वाला कब्जे पे प्रतिक्रिया कैसे कार्य करेगी, चूंकि पूरा भार नीचे वाले पे कर रहा है, ये तो कब्जा है तो इस पर प्रतिक्रिया कार्य करेगी ऐसे। तो इसका क्षैतिज वियोजित भाग हम मान लेंगे x, ऊर्ध्वाधर वियोजित भाग मान लेंगे हम y। ठीक है, कितना खिंचाव पड़े, मान लो कि सारा भार नीचे वाले कब्जे पे पड़ रहा है। तो अब क्या करना हमें, ऊपर वाले कब्जे में कितना खिंचाव, यानी आर निकालना। बस तो आर निकालना तो बी के परितः आघूर्ण ले लो, क्योंकि बी के परितः जो है ये आराम से घूमने के लिए स्वतंत्र है। तो जब हम बी के परितः आघूर्ण लेंगे, जो आर होगा इसको घुमाएगा एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि बी ए, ये हो जाएगी लंबवत दूरी। दूसरा 500 किलोग्राम का जो घुमाएगा इसको क्लॉकवाइज घुमाएगा, क्लॉकवाइज घुमाने का प्रयास करेगा, ये इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। देखिए इसके परितः
एंटी क्लॉकवाइज घुमाने का प्रयास करेगा आर, और जो 500 है वो क्लॉकवाइज। तो 500 की लंबा दूरी, ये टोटल 60 है तो आधा हो जाएगा 30। तो यहाँ से आर हमें निकालना है। बी ए कितना है, बी ए है यहाँ पे बी ए 4। लो जी, इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। तो इससे काट देंगे, ये आ जाएगा 125, और 125 को हम 30 से गुणा करेंगे 375, और जीरो लगा देंगे। इतने किलोग्राम जो है प्रतिक्रिया ऊपर वाले पिंड पे आ जाएगी। तो लीजिए, इसको आप अच्छे से कर लीजिए। तो देखिए, ये इस तरह कर दिया, पॉइंट इसके आगे पीछे हो सकते हैं, इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी जो लंबा दूरी वो हमने बता दिया है, 60 थी, 60 की आधी हो जाएगी। यहाँ हमने बताया था 60 की आधी, हाँ ये कर दिया था, 60 की आधी 30 हो जाएगी, सही है। तो ठीक है, तो यहाँ पर देखिए भार टोटल 60 है, तो इसकी भार की रेखा होगी, जब हम बी के परिताकोण लेंगे तो 500 की लंबा दूरी 60 की आधी हो जाएगी, यानी 30 पर हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी क्वेश्चन नंबर 3 से मिलता हुआ है। जो बातें हमने बताई थी उनका पूरा प्रयोग इसमें होने वाला है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पे है। पहले वही हम क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। एक 100 किलोग्राम भार का आयताकार फाटक है। लो जी, आयताकार फाटक बना देते हैं। ये बन गया आयताकार फाटक, बन गया आयताकार, थोड़ा डिजाइन गड़बड़ हो गया है। एक आयताकार फाटक इतने मीटर चौड़ा है, यानी चौड़ाई से मतलब ये वाला हो गया। 3 सही 1/3 मीटर, यानी कि 10/3 भी कह सकते हैं हम इसको। ठीक है, 10/3 मीटर चौड़ा है, 2 मीटर ऊंचा है। हाइट जो है इसकी कितनी है, 2 मीटर ऊंचा है। 100 किलोग्राम का भार है, तो इसका जो भार होगा वो इनके विकर्णों के कटान बिंदु पर कार्य करेगा। यहाँ पे ऐसे करके कितना है इसका वेट, 100 kg। ठीक है, 100 किलोग्राम भार का है। अब सममित स्थिर एक दूसरे से एक सही 1/3 मीटर की दूरी पर लगे दो कब्जों द्वारा साधा हुआ। अब यहाँ पर 2 कब्जे हैं, एक मान लीजिए कब्जा ए है, दूसरा कब्जा मान लीजिए बी है, और इनकी दूरी कितनी, एक सही 1/3, यानी कि 3 × 3 और 1 4/3 दूरी पे ये कब्जों के बीच लगा हुआ। 2 कब्जे द्वारा साधा। नीचे वाले कब्जे पर केवल क्षैतिज प्रतिक्रिया। देखिए क्वेश्चन में कह दिया नीचे वाले कब्जे पर केवल क्षैतिज प्रतिक्रिया है, तो प्रतिक्रिया कैसे कार्य करेगी, यहाँ पे नीचे वाले कब्जे पर केवल क्षैतिज प्रतिक्रिया। जब देखिए इसका भार नीचे की ओर झुकाएगा तो नॉर्मल रिएक्शन प्रतिक्रिया जो कार्य करती है अपोजिट डायरेक्शन में कार्य करती है। अब ये क्वेश्चन में कह दिया क्षैतिज, वैसे होती नहीं है क्षैतिज, लेकिन कह दिया क्वेश्चन में तो मानना पड़ेगा। यदि 500 किलोग्राम, अब देखिए ऊपर वाले सिरे पर जो प्रतिक्रिया होगी वो ऐसे कार्य करेगी, तो इसका क्षैतिज वियोजित भाग हम मान लेंगे x, और इसका जो ऊर्ध्वाधर वियोजित भाग मान लेंगे y। ठीक है, अब क्या, यदि 500 किलोग्राम का लड़का कब्जे से इतने मीटर दूरी पे बैठे, बताइए एक लड़का क्या करा, यहाँ से कब्जे से मतलब यहाँ से जाके यहाँ पे बैठ गया। कितने किलोग्राम का है बालक, ये 50 किलोग्राम का। 50 किलोग्राम का एक लड़का है जो 2 सही 2/3, यानी 3 दूनी 6 2 8/3, यहाँ से 8/3 मीटर दूरी पे जाके यहाँ पे बैठ गया। ठीक है, तो अब क्या करना है हमें देखिए जो निकालना है, कब्जे की प्रतिक्रिया निकालनी, यानी आर और एस दोनों ही निकालना। तो पहले तो हम बलों को वियोजित कर देते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में बल देखिए एक्स है, जो एक्स ये लगा हुआ। राइट हैंड साइड में कितना है, आर है, यानी एक्स बराबर हो गया आर। एक्स निकल जाएगा तो आर निकल जाएगा। अब ऊर्ध्वाधर दिशा की बात करें तो ऊर्ध्वाधर दिशा में ये हो जाएगा वाई, और वाई बराबर कितना हो जाएगा, नीचे 100 ये हो गया और 50 ये हो जाएगा। यानी कि बलों को वियोजित करने का मतलब ये है कि ऊपर वाले बल ऊपर की ओर, नीचे वाले बल नीचे की ओर। लो जी, एक तो आंसर आ गया हमारा 150, वाई आ गया। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए आर। आर कैसे निकलेगा, हम ए के परिताकोण ले लेते हैं। ठीक है, अब ए के परिताकोण क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ए और बी दोनों ही स्थिर है। जब स्थिर हो गई तो ये पूरी रेखा स्थिर हो गई, तो हम एक ए और बी में से किसी भी पॉइंट के परिताकोण ले सकते हैं। जब ए के परिताकोण लेंगे तो क्या होगा, ये जो आर है ये दोनों तो घुमाएंगे इसको क्लॉकवाइज 100 और 50, और आर जो घुमाएगा इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, नहीं प्रयास करेगा। तो क्या लिखेंगे, आर और उसकी लंबा दूरी हो जाएगी ए बी। ए बी का मतलब हो जाएगा 4/3। ठीक है, अब दूसरा बल हो जाएगा 100 किलोग्राम, इसकी लंबा दूरी हो जाएगी 10/3 का आधा हो जाएगा 5/3, प्लस दूसरा बल है 50, इसकी लंबा दूरी हो जाएगी दे रखिए 8/3। इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से आर की वैल्यू हमारी आ जाएगी। आर की वैल्यू निकलने का मतलब एक्स निकल जाएगा। जैसे ही एक्स निकलेगा, ठीक है, तो फिर हम क्या निकाल देंगे, एस निकाल देंगे। एस कैसे निकालेंगे, अंडर रूट में x² + y²।
और ऐसे निकालते हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए मैं इसके सोल्यूशन को भी आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने किया है, पहले बलों को वियोजित किया तो इस तरह से एक्स और वाई हो गया। ई के परितः आघूर्ण ले लिया है, पॉइंट थोड़ा इधर उधर हुए होंगे इसमें। जब आघूर्ण लेंगे आर, उसकी लंबा दूरी देखिए हमने लिख दी ई एफ, दूसरा बल 100, इसकी लंबा 100 लेगी, लंबा दूरी कितनी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक कि डी आई, और 50 इसकी लंबा दूरी हो गई ए एच। ठीक, ये वैल्यू हमने फिट कर दी, करने के बाद सोल्व करा, एक्स बराबर आ गया 225। ठीक है, एक्स हमारे पास 225, वाई पहले से निकला हुआ, हमें एस निकालना, तो एस कैसे निकालेंगे, ये एक्स और वाई परिणामी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से सोल्व करेंगे। 75√13 किलोग्राम भार। तो यहाँ पर देखिए जो कब्जे वाले क्वेश्चन है वो आपको समझ में आ गए होंगे। कब्जे वाले की जो प्रतिक्रिया होती है ना तो क्षैतिज होती है ना ही ऊर्ध्वाधर होती है, या तो वैसे होती है जैसे क्वेश्चन में हमसे कह दे, क्षैतिज कह दे तो क्षैतिज लगेगी, या फिर संतुलन के लिए उस पॉइंट से हम लेके जाएंगे जहाँ से शेष दो बलों की क्रिया रेखाएं काट रही होंगी। तो यहाँ पर जितने इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है और ज़्यादा आता भी नहीं है, लेकिन हमारा चैप्टर पढ़ा हुआ होना चाहिए क्योंकि सिलेबस में है ये, तो इसलिए करा हुआ होना चाहिए। तो अगर आपको इसके PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। साथ में हम हर संडे रात्रि 8 बजे ऑनलाइन टेस्ट लेते हैं, निःशुल्क टेस्ट लेते हैं, कोई उसका चार्ज नहीं है। तो आप उस टेस्ट में भी पार्टिसिपेट हो सकते हैं। तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए आप हमारे चैनल बने रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।